जी नाज़रीन, जहाँ गुज़श्ता कुछ दिनों से अपोजिशन बड़ी मुतहरक नज़र आती है, तो वोटर्स को और पाकिस्तान की आवाम को जो कि बड़ी मायूस नज़र आती थी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से, उनको एक उम्मीद बंधी है कि शायद इस बार इमरान खान साहब जो डिलीवर नहीं कर पा रहे और अपोजिशन की खामोशी थी और अपोजिशन एक स्पेस दे रही थी मौजूदा हुकूमत को, शायद वो स्पेस ख़त्म हो गई और ईद के बाद का जो एक नया अल्टीमेटम दिया अपोजिशन ने इकट्ठे होने का, क्योंकि 2 साल में अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो पाई, तो अब अपोजिशन इकट्ठी होकर एहतजाज करेगी या इस हुकूमत की पॉलिसीज़ पर तनकीद करेगी। लेकिन सवाल दूसरी तरफ ये भी उठ रहा है कि आज तक इन 2 सालों में जो 8 मरतबा कोशिश की गई अपोजिशन के इकट्ठा होने की, नहीं हो सकी। मुतअद्दिद बार एक अहम मौका था जहां अपोजिशन एक बड़ा रोल प्ले कर सकती थी और अपोजिशन ने एक बड़ा रोल प्ले नहीं किया। तो क्या ऐसा ही मुस्तकबिल में होगा या इस मरतबा कुछ संजीदगी अपोजिशन की जानिब से दिखाई जाएगी? क्योंकि हम अगर अपोजिशन की बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जैसी बड़ी जमातें हैं और जिनके अपने अपने सियासी मफादात भी हैं, और गुज़श्ता 2 सालों के दौरान कई मरतबा जब एहतजाज की बात आई, अपोजिशन के इकट्ठा होने की बात आई, तो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने अपने मफादात ने शायद अपोजिशन का टारगेट अचीव नहीं होने दिया। तो क्या अब की बार भी कुछ ऐसा ही होगा? क्योंकि आज बिलावल भुट्टो की सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ होने वाली मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने यह एतराज़ किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर एतबार नहीं किया जा सकता। हो सकता है इस मरतबा भी नून लीग अपने मकासद के लिए इस एजेंडे को इस्तेमाल करें। तो प्रोग्राम के शुरू में उस पर बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे से बात करेंगे नैब की कारकर्दगी पर, क्योंकि अब जो फैसला है पैरागॉन स्कैंडल का, जिसमें 16 महीने ख्वाजा बरादरान हिरासत में रहे, और उस फैसले में अगर हम उस फैसले में जजेस के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन जब हम पढ़ते हैं और रिमार्क्स सुनते हैं तो लगता है ये कि एक बड़ी लंबी चौड़ी चार्ज लिस्ट है नैब के ख़िलाफ़, और नैब पर रोज़ अपोजिशन भी तनकीद कर रही है और हुकूमती हल्कों की जानिब से भी नैब पर तनकीद हो रही है। तो उस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान का एक और बड़ा इदारा, जिस तरह एक PIA मुसलसल तबाही की जानिब बढ़ रहा है, इसी तरह पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा पाकिस्तान टेलीविज़न भी है जो मुसलसल खसारे और तबाही का शिकार होता जा रहा है। आज भी अगर आप मुख्तलिफ TV स्क्रीन्स पर रिमोट के ज़रिए अगर आप TV स्क्रीन्स घुमाते हैं तो सबसे बुरी स्क्रीन जो आपको नज़र आती है वो पाकिस्तान टेलीविज़न की ही है, लेकिन उस पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं और वो अरबों रुपए आपकी और मेरी जेब से क्यों जा रहे हैं, ये प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है इन टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए सीनियर तजज़ियाकार इसरार राना साहब ने। इसरार राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर प्रोविंशियल असम्बली और सीनियर रहनुमा रुबीना कायम खानी ज्वाइन कर चुकी हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया मैम। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर ज्वाइन कर चुके हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, मेंबर नेशनल असम्बली, उनका भी बहुत शुक्रिया। अता तारर साहब टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से स्काइप पर नहीं होंगे, तो शायद फ़ोन पर वो हमें ज्वाइन करें, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आफ्ताब जहांगीर साहब, अपोजिशन चाहती है कि वो इकट्ठी हो जाए और मिलकर एहतजाज करे, तो क्या अपोजिशन ये कर पाएगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अदनान कि आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया और काफ़ी दिनों बाद आपके प्रोग्राम में हाजिर हो रहा हूँ। अच्छा, ये माजी में भी अपोजिशन का काम यही है कि वो मौजूद जो भी हुकूमत होती है, जैसे देखा है कि भाई जो हुकूमतें होती हैं उसके लिए अलायंस बनते हैं और फिर उनको गिराने की कोशिश की जाती है, समझे ना। लेकिन मसला ये है, आफ्ताब भाई आपकी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है, इनकी आवाज़ ठीक कीजिए। रुबीना कायम खानी साहबा, अपोजिशन की कोशिशें 2 सालों में रही लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। क्या अपोजिशन का ये जो इत्तेहाद है जिसके लिए बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब नारा तो बुलंद करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, क्या अब की बार हो पाएगा मैम? जी बिल्कुल, देखिए अपोजिशन ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हमेशा मतलब हमने कोशिश की है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिस तरह से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने साइन किया था और मुख्तलिफ़ जमातों के साथ उसमें तमाम जमातें थीं, और उसी को लेते हुए देखते हुए जो है हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी जमहूरी हुकूमत हो या कोई भी जो इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जो अगर कोई हुकूमत आई हो तो हम उसको जो है वो टाइम दें और कुछ टाइम देखें कि उसकी क्या परफॉर्मेंस है। हम कोशिश करते हैं कि वो जो जमहूरियत जो एक है वो एक ट्रैक पे रहे, और हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि किसी तरह से इस सिस्टम को डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन अब देखिए कि जिस तरह से PTI की हुकूमत है और इन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि ये वाकई सिलेक्टेड थे। हम जिस तरह से शुरू में कह रहे थे कि ये
सिलेक्ट होकर आए हैं और बजाय इसके कि अवाम की वोटों से आते, इन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि इनकॉम्पिटेंसी और जो है वो इनमें जो कैपेबिलिटी की जो इशू है वो अवाम में अगर ये लोग होते तो ये कभी ना होता ये इशू। और आज बिल्कुल हम जो है वो क्योंकि अब मुल्क आप देखें कि आए दिन जो ख़ास तौर पर अगर आप इकॉनमी का देख लें पाकिस्तान की, या फॉरेन पॉलिसी देख लें, या कोई भी इदारे की जो है वो परफॉर्मेंस देख लें, तो वो बहुत ज़्यादा जो है इन 2 सालों में मुतासिर हुई है। अवाम जो है वो जहाँ पर पहले एक वक्त का या 2 वक्त का खाना खाते थे, अब वो उससे भी महरूम है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में हैं और उस पर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि जो है वो जमहूरियत को भी हम डिस्टर्ब ना करें। ये सिस्टम में अगर ये कोशिश कर रहे हैं, आप तो कोशिश कर रही है आपकी पार्टी, पर सवाल हम जब मुत्तहदा बात करते हैं तो उसमें नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम और बाकी जमातें भी हैं जो अपोजिशन के बेंचों पर बैठी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं का एतराज़ है कि नून लीग शायद संजीदा नहीं है इस इत्तेहाद को लेकर। देखिए, हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ऑन पेज रहें, इश्यूज़ के ऊपर बात करें, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अगर हुकूमत को बार बार हम बावर करवाएं, हमारी कोशिश रही है कि अगर देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जितनी स्ट्रेंथ है और जिस आवाम की स्ट्रेंथ का हमने माजी में बहुत दफ़ा जो है वो बताया भी है तमाम लोगों को, मीडिया चैनल्स को, या जो भी अगर आप देखें तो जब भी एक अगर आप ट्रेन मार्च देखें या इस तरह की जो भी जो हमने मार्च किए, अगर उस वो आवाम का जिस तरह से जज्बा और जो एक जोश हमारे साथ रहा है, हम अभी भी डी चौक पे, अभी भी हम पार्लियामेंट को जो है वो वहाँ पर लोगों को बिठाकर और एक मजमा लगाकर हम कर सकते हैं कि लेकिन आप करना नहीं चाहते हुकूमत किसी भी तरह से बेटरमेंट ऑफ पब्लिक एंड जमहूरियत। गॉट द पॉइंट मैम। इसरार राना साहब, बड़ी माजरत के मैं इंट्रो में आपको इसरार बोल गया जल्दी में, बड़ी माजरत सर। इसरार राना साहब आपकी जानिब आ रहा हूँ सर। सवाल जो मेरा बेसिक था वो मैंने रुबीना साहिबा से भी पूछा, आफ्ताब साहब से भी वही कॉन्टेक्स्ट था। लोगों का परसेप्शन ये है, और परसेप्शन नहीं है सर, रियलिटी है। जितनी मरतबा 2 सालों में कोशिश हुई, जो इत्तेहाद है वो हो नहीं सका सर। मतलब आप प्रेसिडेंट के इलेक्शंस देख लें, आप सेनेट के इलेक्शंस देख लें, सेनेट के दूसरे इलेक्शंस देख लें, तो बहुत बड़ा सवाल है सर अपोजिशन के लिए। देखिए, बात पता क्या है, अपोजिशन होती है जब आप असूली किसी मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हों। और जो इस वक्त सूरत हाल है अपोजिशन जमातों की, ये सारे अपने अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ साहब को ले लें कि उनकी बीमारी तवील से तवील होती चली जाएगी और वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में बराह रास्त हिस्सा नहीं लेंगे। बिलावल 2 दफ़ा लाहौर आके बैठे, दोनों दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने उनसे बात ही नहीं की। टेलीफोनिक रब्ता तो हो गया ना, टेलीफोनिक रब्ता हो गया ना, तो फजलुर रहमान साहब कहाँ से चल के आते मिलने बिलावल। ये एक जो वैसे आमने सामने बैठ के बात होती है वो कुछ और होती है। अच्छा, बिलावल पिछली दफ़ा भी मायूस होके गए, इस बार भी। अब आज के इजलास में खुद फट पड़ी पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा ये हमें चीट करते हैं, पहले भी हमें इस्तेमाल किया, अब ये फिर इस्तेमाल करेंगे और हमें अपनी लाइन खुद लेनी चाहिए। अच्छा, अब ये वैसे बड़ी माजरत, खबर तो चल चुकी थी। मैं चाहूँगा उन लोगों के नाम भी ले दिए जाएं आपके पास जो खबर है कि किन लोगों ने ये बात। कमर कायरा जो थे वो सबसे बड़े इस पे बात करने वाले थे, क्योंकि उनका बराह रास्त ताल्लुक पंजाब से है। उनका ये कहना था कि नून लीग ने हमेशा पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल किया इस सारे 2 साल के अरसे में। अच्छा, अब आप देखें पीपल्स पार्टी का अलमिया क्या है। पीपल्स पार्टी का अलमिया ये है कि बिलावल भुट्टो अपनी तय जितनी कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश ना हुकूमत गिराने के लिए है, ना हुकूमत की पॉलिसियों को चैलेंज करने के लिए है। JIT की रिपोर्ट आई, पीपल्स पार्टी डिफेंसिव हुई। डिफेंसिव होने के बाद पीपल्स पार्टी ने ज़रा शोर वोर मचाया कि किसी तरह हम इस प्रेशर से निकल आएँ, और वो किसी हद तक इस प्रेशर से बिलावल के बयानात और एक्टिविटी और APC का ऐलान इससे थोड़ा सा कम हुआ। अब देख लेना JIT की रिपोर्ट और बात खत्म हो गई। वो जो एक शोर मचा था, संजीदा नहीं है, आप ये कह रहे हैं। एक से एक जुमला और मैं कहूँगा। देखिए, पीपल्स पार्टी का ये क्लेम करना कि जी ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये मैं बतौर सहाफ़ी मैं ये समझता हूँ कि इस सिस्टम के ऊपर जितने ज़्यादा सवालात सियासतदानों ने खुद अवाम के जहनों में पैदा किए, किसी ने नहीं किए। पाकिस्तान का कोई एक इलेक्शन बता दें जिसे आप ये कहें कि ये फेयर इलेक्शन था या सियासतदानों ने माना हो।
और तीसरी बात जो है उसके बाद आप कर लीजिएगा, पीपल्स पार्टी का ये क्लेम बड़ा मजा का खेज है, हंसी आती है मुझे ये वाली बात सुन के कि ये डिलीवर नहीं कर सकी पीटीआई जी 2 साल। ओ भाई आप 35 साल से सिंध में हैं और आज भी वहां पे अगर घोड़े का मसाना कमजोर हो तो पानी खड़ा हो जाता है और लोग उसमें डूब रहे होते हैं, लोग जो है थर में मर रहे होते हैं। कायम खानी साहब से ठीक है, मैं अता तारड़ साहब केपीके का और सिंध का मुवाजना कर ले, आपको पता चल जाएगा किसकी परफॉर्मेंस ये बारिश से पता चल गया, ये ताजा बारिश से पता चल गया कि जो है वो बनाए हैं। ये सारी जगह है जी, ये सारी जगह है, ये पेशावर में भी है, ये लाहौर में भी है, ये सारी जगह है बारिश में। क्योंकि जो जाहिर सी बात है, जो खासतौर पर कराची में तो मेयर होते हैं और हमने अभी पिछले दिनों जो है उनको जो है वो बजट में पैसा दिया है, लेकिन अब उनसे कोई, क्योंकि आपके अलाए हैं, एमक्यूएम तो आपके साथ बैठी है, आप उनसे सवाल कर नहीं सकते। इसार भाई कुछ पॉलिटिकल आदमी नहीं है, पे ही रुबीना सारा साहब वो नजर सहाफी है। हैं, तो आप लाहौर में भी तो देखे ना, बुज़दार साहब पहले के और आज के लाहौर में मैं आपसे तफसीली जवाब ले लूंगा। अता तारड़ साहब देखें, अता भाई अपोजिशन इत्तेहाद कर रही है और एपीसी बुलाने की बात की जा रही है ईद के बाद, लेकिन लोगों का परसेप्शन तो ये था कि नून लीग शायद संजीदा नहीं है या अपोजिशन सारी संजीदा नहीं है। आज पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि नून लीग और शहबाज शरीफ साहब संजीदा नहीं है एपीसी को लेके, अपोजिशन के इत्तेहाद को लेके, या किसी बड़े एहतजाज जो हुकूमत के खिलाफ अगर अपोजिशन करेगी तो। देखिए बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास हमारा एक हाई पावर डेलीगेशन गया था। जमात के सेक्रेटरी जनरल जमात के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब मौजूद थे। एहसन इकबाल साहब के साथ फॉर्मर स्पीकर अयाज सादिक साहब थे, ख्वाजा साद रफीक साहब तशरीफ लेके गए थे और मेरा ख्याल है उसमें अभाव कोई नहीं था, बड़ी क्लियर बात हुई और टेलीफोनिक राब्ता बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और मियां शहबाज शरीफ साहब का भी हुआ और इत्तेफाक हुआ कि ईद के बाद एपीसी बुलाई जाएगी और मुश्तरका लाहे अमल तय किया जाएगा। अब ये जो क्या सराहियां हैं ये किस हवाले से हैं, कौन कर रहा है, ये तो नहीं मैं जानता, मगर टॉप लेवल लीडरशिप जब मिली थी तो इस बात पे इत्तेफाक हुआ था और मुझे इसमें कोई अभाम नजर नहीं आता। अब जो परफॉर्मेंस की बात हो रही थी, देखिए 2 साल होने को आए हैं, इस हफ्ते 12,000 अरब के कर्जे के एवज एक ईंट नहीं लगाई। अभी मैंने इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान साहब लाहौर आए, इमरान खान साहब को फिर बेवकूफ बना दिया गया। एक ऐसे मंसूबे का उन्होंने इफ्तिताह किया और बुज़दार साहब की तारीफ की जो मंसूबा हम 70% कंप्लीट कर गए थे। उन्होंने कहा उस्मान बुज़दार तुमने इसकी लोकेशन बहुत अच्छी चुनी है, ये मोटरवे के ऊपर। भाईजान ये हमने 2014 के अंदर इसकी लोकेशन फाइनल की थी मोटरवे के ऊपर, इसको कायद-ए-आज़म अपैरल पार्क का नाम दिया था। वैसे अता भाई बड़ी माजरत, लोग कहते हैं कि अता साहब को बुज़दार साहब अच्छे नहीं लगते कि 2 सालों में आपको कोई एक बात तो उनकी अच्छी लगी हो सर। मेरे लोगों की परसेप्शन है सर, मेरी नहीं है। मेरे प्यारे भाई हैं बुज़दार साहब, 5 साल हमारी पार्टी में रहे हैं, मेरे पास रेगुलरली आया करते थे, मुझे तो वो बड़े प्यारे इंसान लगते हैं, बड़े मासूम इंसान हैं, मगर उनके नातवा कांधों पे जो जिम्मेदारी आन पड़ी है 12 करोड़ आबादी के सूबे की। देखिए आप लाहौर में बैठे हैं अदनान भाई, आपने लाहौर की सड़कें भी देखी हैं, आपने लाहौर का हॉर्टिकल्चर भी देखा है, आपने लाहौर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी देखा है, आपने लाहौर के अस्पताल भी देखे हैं, आपने मेडिकल कॉलेजेस भी देखे हैं। और इस सिर्फ लाहौर की बात नहीं है, आज मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से मियां नवाज शरीफ की बनाई हुई मोटरवे पे लाहौर से बहावलपुर 3.5 घंटों में जाता हूँ। आप लाहौर से सखर ट्रेवल करके देखें, आप हमारा पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट देखें, आप हमारा मुजफ्फरगढ़ तैयब अर्दगान अस्पताल देखें, आप हमारा फोरेंसिक लैब देखें, आप हमारी सेफ सिटी प्रोजेक्ट देखें। बात ये नहीं है 12,000 मेगावाट अल्लाह के फजल से लगाइए, उसका जिक्र करना कोई पसंद ही नहीं करता। अच्छा मैं इसका रिस्पांस ले लूं, आपने तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी ना। एक आखिरी बात जी अता भाई जी आज अगर पसीने में शराबूर आप स्टूडियो में बैठे होते ना और आज यहाँ पे बिजली ना आ रही होती, 2013 से पहले की लोड शेडिंग का आप सिर्फ एक दफा अपने जहन में लेके आए, वो जो 8-8 10-10 घंटे लोड शेडिंग होती थी, जब यूपीएस और जनरेटर और इमरजेंसी लाइट की कौम को आदत पड़ गई थी, तो ये 12,000 मेगावाट जो लगे हैं उसपे 100 बातें पीटीआई कर सकती है, 100 बातें इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कर सकते हैं, मगर इस मुल्क में जो लोड शेडिंग के अंधेरे हैं वो दूर हुए अल्लाह के फजलो करम से। तो देखिए इस हुकूमत ने महंगाई, मुफलिसी, बेरोजगारी, गुर्बत और भूख के अलावा दिया क्या है? आफ्ताब भाई रिस्पॉन्स कर दें, आपकी गवर्नमेंट ने गुर्बत, महंगाई और भूख के अलावा कुछ नहीं दिया। सड़कें, हॉस्पिटल्स और बिजली, पावर जनरेशन सब नून लीग के दौर में हुई।
अच्छा अदनान भाई, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि तारड़ साहब कह रहे हैं कि हमने शहद की नहरें पंजाब में बहा दी, और मेरी बहन रुबीना कायम खानी कह रही है कि हमने सिंध में बहा दी। तो फिर इनको ज़रूरत क्यों पेश आ रही है आपस में अलाइंस करने की? बिल्कुल इनको तो ज़रूरत ही नहीं पेश आनी चाहिए। इन्हें तो वैसे ही इंडिपेंडेंटली ये हमारे खिलाफ तहरीक चला लें। और फिर APC बुलाने का मकसद मुझे समझ में नहीं आता है। बिलावल साहब भी असेंबली के अंदर मौजूद हैं, और एहसन इकबाल साहब भी मौजूद हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी मौजूद है, साद रफीक साहब भी मौजूद है। रोज़ाना APC होती है, जब इजलास होता है रोज़ाना APC होती है। रोज़ाना एक ही लॉबी में बैठते हैं, एक ही लॉबी में चाय पीते हैं, एक ही लॉबी में खाना खाते हैं। तो वहाँ पर मौलाना फजल रहमान की जमात भी मौजूद है। तो बाहर कोई स्पेशल होगी, कोई APC है, कोई अलग से कोई लाएमल बनाया जाएगा? वो लाएमल तो जो 2 घंटे की है वो तो 2 घंटे की पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी हो जाती है, उसमें क्या? और ये भी चले जाते हैं, तारड़ साहब भी वहाँ चले जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता इनको, लॉबी में अंदर चले जाएं, वहाँ पे APC रोजाना APC करें। कोई जरूरी है कि वो वहां पर कोई बाहर बुलाया जाए, जो बात डिलीवरेंस पे की है सर, उसका रिस्पांस भी कर देना। APC तो उनका मसला है, वो 10 दफा बुलाएं, 10,000 दफा बुलाएं, आपको तो खुश होना चाहिए इस बात पे। जी नहीं, मैं तो आपने एक सवाल मुझसे पहले ये पूछा था तो मैंने उसका जवाब दे दिया कि APC की कोई अहमियत नहीं है। अच्छा फिर चले मैं एक मिसाल देता हूँ कि APC बुला ली, हमें गिरा भी दिया इन्होंने, है नए इलेक्शन में जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर क्या ये कहेंगे नून लीग वाले के यार ये जो कैंडिडेट है तारड़ साहब जो है कहेंगे कि जी कारा साहब को वोट दो, ये बहुत अच्छा आदमी है, वहाँ पे नून लीग वाले को मत वोट देना? क्या सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी जो है नून लीग वाले को वोट दिलाएगी अपने लाड़काना से? कभी भी नहीं होगा ये। फिर वही कहेंगे कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं। सर 2 साल में किया क्या? अता भाई ये पूछ रहे थे सर, उन्होंने तो गिनवा दिया। अच्छा हम देखें, हमारा फैसला, हमारे हालात जो थे आपके सामने अदनान भाई, जिस हालात में ये मुल्क छोड़कर गए वो आपके सामने है। उसके बाद ये वबा आई है और बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद जब हम आवाम के पास जब आएंगे, आवाम फैसला करेगी कि हमने क्या किया क्या नहीं किया है। लेकिन अगर ये हर दौर में यही होता रहा है, ये अपोजिशन का काम यही है कि वो नहीं, वो तो जब पहनेगी। अभी आप मेरे हल्के में आ जाए रुबीना कायम खानी साहबा, मैं आपके लिए रेडी हूँ, मैं रिजाइन करता हूँ, आप इलेक्शन लड़ ले मेरे साथ। यहाँ तो पता चल जाएगा कि जूते के हार पहनाए जाते कि नहीं जाते। समझे ना? बिलावल साहब को कहे कि लाड़काना से रिजाइन करें, बिलावल साहब को कहे लाड़काना से रिजाइन करें, और NA 252 से इलेक्शन लड़ ले मेरे सामने, मैं भी रिजाइन करता हूं। दोनों एक ही टाइम पे रिजाइन करते हैं। उनसे कहें कि आजाए हम हल्के से लड़ेंगे ना, किसको जूतों के हार पड़ते हैं, जिसको नहीं भाई वो अपने हल्के से लड़ेंगे ना आपके सामने। किसी और के बच्चे पढ़ते हैं, इंसान के बच्चों के लिए तो स्कूल है ही नहीं, समझे ना? डिस्पेंसरी नाम की कोई चीज नहीं है। पूरे पाकिस्तान सूबे सिंध के अंदर 49,000 स्कूल हैं, जिसमें से 30,000 तो गोस्ट स्कूल हैं। आप क्या बातें कर रही हैं? जब आपसे बात करते कहते जी पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। भाई पाकिस्तान की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आपकी सूबे सिंध की जिम्मेदारी है। सूबे सिंध के अंदर गटर उबल रहे हैं, सूबे सिंध के अंदर ये मसाइल है, सूबे सिंध के अंदर तालीम नहीं है, सूबे सिंध के अंदर परेशानी है, लोगों के पास हालात एयरलाइन हो या कोई फॉरेन पॉलिसी हो, कुलभूषण जो है उसका कोई इशू हो, सारी पॉलिसी मौजूद है। आपको परेशानी, अगर कोई पॉलिसी नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? वो फिर आवाम पे छोड़ देना। रुबीना साहिबा ना आपकी बात समझ आएगी आवाम को, और मुझे ना आफ्ताब भाई की बात हाल बुरा कर दिया है। फिर आप कहते हैं कि हम फिर दोबारा आएंगे। कोई नहीं बुरा किया, आवाम रो रही है, कहती है कि किस हाल में हमें छोड़ के गया, और फिर अभी भी जान नहीं छूटी उनकी, अभी भी जान नहीं छूटी उनकी पीपल्स पार्टी से। आप आए तो सही कराची। मुझे ब्रेक पे जाने से पहले इशार राणा साहब एक कमेंट चाहिए सर। तनकीद दोनों तरफ से होती है कि वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए, बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम लेकर आए। नहीं, एहसास प्रोग्राम जितना बड़ा प्रोग्राम दे ही नहीं सकी। बेनजीर इनकम सपोर्ट में तो आपके वजीर पैसे लेते रहे। सर मैं रिस्पांस ले लूंगा। आप लोगों ने पता नहीं क्या झूठी सच्ची बातें फैला के लाने वाले पैसे हम थे, गरीबों को देने वाले हम थे। आप लोग तो बिना वजह अपना झंडा लगा रहे हैं। आप लोगों के पास है क्या? आपके ड्राइवर आपके मवेशी पैसे लेते रहे। और एहसास प्रोग्राम करके आप लोग चंद लोगों को जमा करके और कहते हैं हमने ये पैसे दिए। आप क्या कहते हैं एंकर हो, हम अवाम हैं, और हमारे सामने आप देखें कि ये किस तरह लड़ रहे हैं, और जिनके लिए कुछ होना चाहिए उनके लिए कोई इनके अंदर इत्तेहाद नहीं है। वो पीपल्स पार्टी का थर हो, वो लाहौर हो, वो KPK का पेशावर हो, गरीब आदमी जो है उसने भूखा मरना है।
वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो। अभी तारड़ साहब कह रहे थे कि जी इफ्तिताह जो है वो इनके मनसूबों का कर रहे हैं, तो ये भी परवेज़ इलाही के मनसूबों के ऊपर अपनी तख्तियाँ नहीं लगाते रहे। तो ये तो सियासत ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें पोता खाता है और बिल दादा देता है। तो ये भी इसी तरह करते रहे, ये भी इसी तरह कर रहे हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो मोटरवे और फैक्ट्रियां और इन्होंने वो गिनवाई हैं वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन बस एक जुमला लेकिन असल बात ये है कि इस कोरोना ने हमें ये बताया, मैं आ रहा होता भाई आपकी तरफ, इस कोरोना ने हमें ये बताया कि काश सड़कों की जगह हॉस्पिटल बने होते ना, तो हम कोरोना का बेहतर मुकाबला कर सकते थे। जीटी रोड तो पहले भी चल रहा था, कोई ऐसी बात नहीं, दुनिया बड़ा रुकी नहीं थी। सर आज ही 7 घंटे लग जाते हैं इस्लामाबाद जाने। मैं थोड़ी सी मिसाल देना चाहता हूँ। अता साहब देखिए, एक तो बात यह है कि जब मुल्तान एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ, क्योंकि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का प्रोजेक्ट था, नवाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आज़म उनको इनवाइट किया। 11 22 आज भी हम तारीफ करते हैं कि परवेज़ इलाही साहब का प्रोजेक्ट है, हमने इसको बढ़ाया, उसको रोका नहीं और ना ये कहा कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, उसको आगे बढ़ाया। अस्पतालों का मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ बैठ जाएं। मैं PKI लाहौर से शुरू करूंगा और मैं निस्तर अस्पताल, यूरोलॉजी सेंटर, इस वक्त पाकिस्तान का बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी में है। वो पूरे KPK को, पूरे GB को डील करता है, वो पूरे आजाद कश्मीर को डील करता है। प्रॉब्लम हॉस्पिटल्स की नहीं है, प्रॉब्लम वो जो तबाही मचाई इन्होंने आके मेडिकल प्रोफेशनल के साथ जो किया, जो लोग अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे तब्दीली को वोट जो लिखा करते थे उनका जो हाल किया, जिस तरह हॉस्पिटल साहब आपके दौर में भी वो डॉक्टर जो थे वो माल रोड पे बैठे होते थे ना, आप तो माफिया आपके दौर में भी इसी तरह ही सारी हड़तालें होती थी। नहीं, हमने प्राइवेटाइज, मैंने आपके दौर में भी एक बेड पे 3-3 4-4 पेशेंट्स को लेटे हुए देखा है। मैंने आपके दौर में भी औरतों को हाथ में ड्रिपें पकड़ के कॉरिडोर में फिरते देखा है। मैंने वो दूध की नहरें देखी हुई है जो आपके दौर में बही थी। मैं अर्ज करता हूँ ना, मुझे बड़ा फख्र है 10 साल पे कि मैंने PKI से लेके कचरे के ऊपर बच्चे पैदा होते हैं, यूरोलॉजी सेंटर मुल्तान। आफ्ताब भाई कुछ कह रहे हैं, अता साहब आफ्ताब भाई की भी सुन लें जल्दी से। आखिरी बात ये करना चाहता हूँ, आप मैं ये कह रहा हूँ कि आज इनके सबसे एक बर्न सेंटर या एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल भाई, आज जिनके जो सबसे ज्यादा चहीते हैं ना, उनके सूबे के अंदर अभी भी कचरे पे बच्चे पैदा होते हैं, अभी भी रोडों पे जो है ना लोग जाने दे रहे हैं, अभी भी ये जो इनके बड़े चहीते और इनके इस वक्त पार्टनर बने हुए, ये सब बातें, ये देखें हम अजीब लोग हैं, हम अजीब बातें करते हैं। हम 70 साल में पाकिस्तान की बात करने के बजाय हम अपने अस्पताल गिनवाना शुरू कर देते हैं, हम मोटरवे गिनवाना शुरू कर रहे हैं। और भाई हमें तालीमी दरसगाहें तक बताओ, आपके दौर में क्या हड़तालें नहीं होती थी? आपके दौर में क्या लोगों को डंडे नहीं पड़ते थे? आपके दौर में क्या साफियों के साथ नहीं होता था, डॉक्टरों के साथ नहीं होता था? आपके दौर में क्या वकीला रोडों पे नहीं होते थे, टीचर्स नहीं होते थे? आज भी सब कुछ होता था। तो इसलिए ये कोई ऐसी बात, बल्कि हमें चाहिए कि मैं तो बार बार ये कहता हूं कि हमें पार्टी से निकल कर आफ्ताब भाई मेरे सवाल रह गए आप लोगों की लड़ाई में सर। पाकिस्तान को बेहतर अता साहब की टर्न थी, आपने कुछ ऐड करना था, लेकिन सर आपने तो बहुत सारी चीजें नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। अता भाई आपकी टर्न थी। अच्छा ब्रेक ले लें अता भाई, ब्रेक लेने दे मुझे, मैं ब्रेक के बाद आपको टाइम देता हूं, एक ब्रेक ले लें जल्दी से। अता भाई जो चीजें आप गिनवाना चाह रहे थे अगर कंटिन्यू करनी है तो करें, तो मैं अपना सवाल पुट करना चाह रहा हूं सर। मैं देखिए बात यह है, मैं क्योंकि 10 साल हम हुकूमत में रहे हैं, मैंने एक एक चीज अपनी आंखों से देखी है, बहुत सारे प्लानिंग में इन्वॉल्व रहा हूं, इसलिए मैं जो आपको फिगर्स और कोट करूंगा फैक्ट्स, हम आखिरी डेवलपमेंट बजट जिसको एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम ADP कहते हैं, हम 550 अरब का छोड़ के गए थे। इन्होंने हाल ही में महंगाई और रुपए की कदर में कमी के बावजूद 350 अरब का दिया है, जिसमें से 5 करोड़ का बुजदार साहब का अपना रेस्ट हाउस बन रहा है तौसा शरीफ के अंदर। तौसा शरीफ को 2 अरब का बजट दिया गया है। मेरी तो समझ से बाहर है, प्रायोरिटीज कहाँ हैं? हमने सेफ सिटी लगाया। बड़ी माजरत के साथ अता भाई, न्यूट्रल ओपिनियन, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको सीरियस बात बताऊं कि जब मैं साउथ पंजाब से हूं, आपके 5 साल में सारा बजट लाहौर में लगा करता था और लगता रहा सर। हमारे साउथ पंजाब में कुछ नहीं बना सर, मैं सीरियस कह रहा हूं। मेट्रो की जरूरत नहीं थी, मैं न्यूट्रल ओपिनियन दे रहा हूं सर। मेट्रो दे दी आपने, उसकी जरूरत ही नहीं थी सर। अगर वो तौसा से और तौसा में कुछ लग रहा है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगला वजीर आजम भावलपुर से ले लें वजीर आजम। ये गलत बात है, गलत बात है, क्योंकि मैं आपको प्रूव करता हूँ जी। खानेवाल लोधना डुअल एक्सप्रेसवे मैंने खुद ट्रेवल की है, हमारे दौर में बनी। मैं आगे अस्पतालों पे भी आता हूं। हासिलपुर बहावलपुर डुअल कैरेज वे हमारे दौर में बनी।
आप मुल्तान चले जाए, जो यूरोलॉजी सेंटर बना और जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना हमारे दौर में बना। आप डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ डुअल कैरेज वे का संगे बुनियाद और उसका काम 20% हमारे दौर में हुआ। मैं आपको डिवीजन वाइज फिगर दे सकता हूं, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज फिगर दे सकता हूं। रजब तैयब अर्दगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ आप जाके देखें, वो लगता ही नहीं है कि वो कहीं पाकिस्तान के अंदर वो अस्पताल मौजूद है। और इसार साहब कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं सर, इसार भाई इस पे कंट्रीब्यूट, मैं हट गया हूं, मैं इस पे मतलब मैं इस पे डिबेट कर सकता था, बट बीइंग एन एंकर मैं नहीं कर सकता। मैं कभी एनालिस्ट के तौर पे आपके साथ बैठा तो आई विल एक्सप्लेन विद यू। आपको प्रोजेक्ट तारक साहब, मुझे सिर्फ आप इतना बता दें, आपको 5 करोड़ पे एतराज है वजीर आला के, मैं उनको कोई तर्जुमान नहीं हूँ। सिर्फ ये बता दें कि बतौर वजीर आला पंजाब और वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ ने अपने घर जाती उम्रा पे कितने पैसे सरकारी खर्चे, और लाहौर में वजीर आला के कितने कैंप ऑफिस थे और उनके ऊपर उठने वाले अखराजात कितने। मैं उनका कोई तर्जुमान नहीं हूँ, वो तो एक सादा बंदा है यार। अगर वो 5 करोड़ खर्च, 5 करोड़ तो आपने उस सड़कों पे खर्च दिए थे जो जाती उम्रा को जा रही थी रायविंड की, 3 दफा उखड़वा के नहीं बनवाई थी आपने। आप तो यार सादगी का दर्श ना दें। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे पता है आप वकील हैं, आपके पास आर्गुमेंट्स आपने तैयार किए होते हैं, बतौर पॉलिटिशियन तो नहीं आप बोल रहे, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी गुजारिश सुन लें जी। 5 करोड़ के लिए जाती रेस्ट हाउस बनाना बिल्कुल बहुत बड़ा जुर्म है। शहबाज शरीफ साहब के जितने कैंप ऑफिस थे वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड थे। बिजली का बिल, गैस का बिल उनकी जेब से जाता था, टेलीफोन का बिल उनकी जेब से जाता था। मेरे पास रसीदें मौजूद हैं, अगर आप मुझे कहेंगे ना भाईजान, मैं रसीदें लेके आपके घर आके आपको दिखा जाऊंगा। गाड़ी में पेट्रोल उनकी जेब से डलता था। कभी उन्होंने ये नहीं किया कि मैं मॉडल टाउन से पूरा शाहाना प्रोटोकॉल लेके पूरी सड़कें बंद करवा के, रूट बंद करवा के मॉडल टाउन से मैं 7 क्लब जाऊं। मेरे पास तो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। वो तो मॉडल टाउन में जहां उनका घर था उसके इर्द गिर्द के सारे ग्राउंड आपने बंद करवा दिए थे, वहां पे आपने पुलिस बिठा दी थी। अता भाई मेरा एक मैच कैंसिल हुआ था। अता भाई मेरा एक मैच भी कैंसिल हुआ था क्योंकि वहां रिहाइश थी। सारी ग्राउंडों के ऊपर पुलिस जाके बैठ गई थी। आप सादगी की बात कर रहे हैं। आपको सरकारी ग्राउंड की भी मिसाल दे देता हूं। उन्होंने अपने घर के बिल्कुल साथ एक ग्राउंड था जिसको जब विमेन्स क्रिकेट टीम एशिया कप जीत के आई, उन्होंने कहा जी हमारे पास ग्राउंड नहीं है। उन्होंने उसी वक्त पैसे सैंक्शन किए, पहला विमेन क्रिकेट ग्राउंड और ट्रेनिंग एकेडमी बनी। वो बुज़दार साहब की हुकूमत ने आके गिराई है। मलबा आज भी गिरा है, मैं आपको दिखा देता हूं। आप मुझे बता दें कौन से सरकारी ग्राउंड पे कब्जा हुआ है। हाई कोर्ट ने कब्जे छुड़वाए, हाई कोर्ट ने सारे वहां से आपके पुलिस वाले उठाए। यार ये तो ना करें ना आप, ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है, ये तो मीडिया में। अच्छा, आफ्ताब भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। आफ्ताब भाई जल्दी से, मैंने रुबीना साहबा की तरफ जाना है। आफ्ताब भाई। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि अदनान भाई इनके पास सारी रसीदें मौजूद हैं। अदनान भाई इनके पास सारी रसीदें मौजूद है, तो इन्हें कतरी खत की जरूरत क्यों पेश आई? ओ सर ये मैं आपको explain कर देता हूं। नहीं अता भाई नहीं, अगर मैं उससे भी बिल्कुल, मेरे पास सारा लीगल डेटा मौजूद है। कतरी खत की आप बात करते हैं, बात यह है नवाज शरीफ साहब को इकामे पे निकाला गया और ये कह के कि बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, करप्शन के अलावा कोई ठेके में किकबैक का कमीशन का इल्जाम नहीं है। उसके बाद 3 रेफरेंस बने थे, फ्लैगशिप में बरी हुए। बेटे में वो जो 14 साल की उम्र में तनख्वाह दे रहे हैं बाप को, मेरा बेटा जो 18 साल का हो गया मुझसे पैसे मांगता है। मैं आपको अर्ज कर देता हूँ ना, मियां मोहम्मद शरीफ ने इत्तेफाक ग्रुप ऑफ कंपनीज की बुनियाद 1942 सर मियां मोहम्मद शरीफ ने 14 साल के बच्चों को दे दिया है। यहाँ पे भाई, यहाँ पे तो 14 साल के बच्चों को समझ ही नहीं आ रही कि वो करे क्या। आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते क्योंकि वो पॉलिटिक्स में आए 1985 में। कर सकता हूँ ना, जो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हमारा है। बहन कह रही है ये हमारा नहीं है, भाई कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा है। मुझे गुजारिश तो करने दे। 1970 में पाकिस्तान में जितने थ्रेशर बन रहे थे, जितने हार्वेस्टर बन रहे थे, जितनी मोटर पंप्स बन रही थी, जितने रोडें बनी उनकी कमीशन गई, जितने अस्पताल बने उनकी कमीशन, इसीलिए रोडें बनाई जाती हैं, इसीलिए सारा कुछ किया जाता है। सारा लाहौर के अंदर लगा के उसका सारा पैसा इल्जामात सर कई सालों से सुन रहे हैं। रुबीना कायम खानी साहिबा, आपकी स्टील मिल है तो तरक्की करती गई, कौम की स्टील मिल का क्या असर कर दिया आपने? नहीं, हमने कम से कम आटा, चीनी और रुबीना कायम खानी साहिबा। और सर आटा चीनी आपके दौर में भी था। मुझे वो याद है कि जब बेनजीर ट्रक में खड़े होकर आटा बांट रही होती थी लोगों को,
कहती थी कि सारा आटा खा गया ये हफ्ते इत्तेफाक फुल फ्लोर मिल्स वाले। सर 125 अरब की बीआरटी आपकी खुद ही पड़ी है, खड्डों से भरा हुआ है। 2 अस्पताल आप केपीके में बना सर वो पढ़िए, वो आप वो उसका भी वो हो जाएगा, लेकिन जिसने गलत काम किया, जो भी गलत जिसने किया उसको, मैं ये कहता हूँ कि जिसने गलत काम किया उसको सजा मिलनी चाहिए। आप भी कहें कि जिसने गलत काम किया उसको सजा मिलनी चाहिए। रुबीना खान साहब आप वकील हो, मैं ये कहता हूं कि भाई जिसने गलत काम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए और उसका तायुन करेंगे। आफ्ताब भाई अगला सवाल फोरम से उसका ताउन का वो सर टाइम खत्म हो रहा है। रुबीना खान साहिबा, आप क्यों उसको राज में रखना चाहते हैं? अपोजिशन को इकट्ठा करने का जो इनिशिएटिव है वो बिलावल साहब की जानिब से इस मरतबा लिया जा रहा है, मुख्तलिफ शहरों में वो मूव भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि बिलावल साहब अगर जो खदशात जाहिर हो रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि नून लीग संजीदा नहीं और अपने मफाद के लिए हमेशा काम करती आई है, तो अगर इस मरतबा फिर नून लीग धोखा दे गई या बैकफुट पर चली गई तो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या होगी? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट को लेके वहाँ की अपोजिशन जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिरदौस शमीम नकवी साहब जो हैं वो आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं आपके खिलाफ, तो आपके लिए भी एक बड़ा टफ टाइम है सिंध के अंदर भी। तो क्या आप एहतजाज करेंगे जो बिलावल साहब कह रहे हैं उस पर उस प्लान पर अमल होगा? बिल्कुल, देखें अभी जी बिल्कुल बिलावल साहब क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हमेशा उसकी कोशिश रही है कि अवाम के इश्यूज़ के ऊपर बात करे, और जब अवाम की दुख तिरक पे जब हाथ रखा जाता है या कोई भी जो है वो आप देखें कि इनकॉम्पिटेंसी या डिक्टेटरशिप जब भी आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे अनासिर का डट कर मुकाबला किया है। नून लीग की एक अपनी सोच है, जब भी हमने हमेशा उनको दावत दी है वो आए हमारे साथ, हमारा जो है वो दरवाज़ा खुला है हमेशा उनके लिए। लेकिन आप देखें कि जो आज मुल्की हालात है, नून लीग या पीपल्स पार्टी या कोई JUI या किसी और जमात की बात नहीं है, ये अवाम के इश्यूज़ हैं। आप देखें जब PTI आई थी तो PTI ने कहा कि हम जो है वो बाहर से इन्वेस्टर्स लेकर आएंगे, हम 200 अरब लेकर आएंगे, लेकिन बदकिस्मती से 200 अरब तो नहीं आए। हुआ ये कि जो है वो डॉलर हमारा जो है वो 200 रुपए पे पहुंचने जा रहा है। फिर आप देखें कि जो एक कुलभूषण यादव पे जो है इनका एक स्टांस था कि इसको फांसी होनी चाहिए, ये भारतीय जासूस है, ये मुल्क का दुश्मन है, ये सब कुछ। आज क्या हो रहा है? आज मतलब इन्होंने तो बिल्कुल अवाम के जो है वो उम्मीदों पे पानी फेर दिया है कि जो जिसकी ये फांसी का मुतालबा करते थे आज उसके लिए जो है वो उसके बचाव के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं। तो ये कहाँ से आप देखें, एक और चीज ऐड कर दीजिए रुबीना साहब, एक चीज और भी ऐड कर दीजिए। 820 रुपया जो कर्जा था आज 43% जो है उसमें इजाफा हुआ है। तो मैं ये कहूंगी कि एक और चीज रुबीना साहब जल्दी से, मैं कंप्रिहेंसिव जवाब ले लूंगा अपने अगले पार्टिसिपेंट से। शाम क्या बात एक सवाल और ले लीजिए। आप देख लें हमारे जर्नलिस्ट जो है वो अगवा हो रहे हैं, उनको जो है उठा के लेके जाया जा रहा है। रुबीना साहब एक सवाल ले लीजिए मेरा, मैं अगला कौन सा मेरा एक सवाल भी ऐड कर लेना इसमें। बिलावल साहब ने कहा है पंजाब में आपकी जो रहनुमा जो लीडरशिप पंजाब की है कि वो बुज़दार साहब की नाअहलियों को आवाम के सामने उजागर करें, तो पंजाब टारगेट क्यों है? बुज़दार क्यों टारगेट बन गया बिलावल साहब का और पीपल्स पार्टी का? देखिए मैं ये कहूँगी कि पंजाब जो है आबादी के लिहाज से हमारा एक बड़ा सूबा है और वहाँ पर हमेशा से हमारी ख्वाह वो सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा ख्वाहिश रही है कि वो तरक्की करे। बुज़दार साहब एक मैं ये कहूँगी कि इस वज़ीर आला की अहलियत ही नहीं रखते, वो इस ओहदे की अहलियत ही नहीं रखते। लेकिन जिस तरह से इमरान खान को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, इसी तरह से आप देखें जो जिनके पास जो PTI के पास सूबों की हुकूमतें हैं वहां पर इसी तरह के इनकॉम्पिटेंट, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि उनकी इनकॉम्पिटेंसी इज अ बिग इशू। ठीक है, ओके, गॉट द पॉइंट। आफ्ताब भाई, बुज़दार साहब इनकॉम्पिटेंस हैं, आप लोग डिलीवर नहीं कर सके, जाना चाहिए। अवाम तंग है आपसे। दीज आर द एजेंडास जिस पर अपोजिशन और पीपल्स पार्टी एहतजाज करेगी। आफ्ताब भाई साहब का कहना कि हमें जो है वो अच्छा अदनान भाई, अभी पिछले दिनों कादर पटेल साहब ने, अदनान भाई अभी पिछले दिनों कादर पटेल साहब मुख्तलिफ चैनलों की जीनत बनते थे क्योंकि उनके मुतालिक जब खबरें चली आई औजार बलोच के हवाले से, तो जब कायम अली शाह साहब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा वो तो उनको तो कुछ पता ही नहीं होता था, उनको तो याद ही नहीं रहता था, वो तो अपने घर का रास्ता भी भूल जाते थे, उन्हें तो पता ही नहीं होता था वो किससे मिले किससे नहीं मिले, वो वजीर आला रहे, समझे ना। वो इनकॉम्पिटेंट की बात कर रहे हैं बुज़दार के बारे में।
देख जिनके कायम अली शाह साहब जैसे वजीर ऐसी आला बात रहे नहीं और है, लॉन्ग कायम अली पीरियड शाह रहे। साहब ने अच्छा, बहुत दूसरी काम बात किया ये है, वो पार्टी कि, के पुराने मैं वर्कर आपको थे एक और बात जब वो बताऊं कि वजीर जी आला मोमिन के एक ओहदे सुराग पे से थे, बार तो बार नहीं उनकी डसा उस जाता। वक्त भी आप परफॉर्मेंस जो थी। बार बार जा वो रही हर है जगह पहुंचे नून लीग की होते थे, तरफ, नून वो लीग आपको थर आप बार में, बार जो उनसे है धोखा ही वो, खाएंगी। ड्राउट के और हवाले से अगर नून बात लीग हो वाले या भी कहीं कहते हैं पे कि भी जी issue ये हो, भी तो वो इनसे वहाँ कभी पर वफा की पहुंचते थे उम्मीद और नहीं है उसको पीपल्स देखते पार्टी थे। से। ऐसी बात नहीं और है, भाई उनकी मैं आपको वो कहता हूँ अपने competent अपना थे आप अपना और काम करें जो है और वो, बेहतर उनकी करें age अपने की वजह सूबे से को रुबीना वो साहब और वो इंतजार जहांगीर करें साहब आने का वाले जवाब ले इलेक्शन लूं में। प्लीज। अगर जहांगीर साहब आपको का टर्न है जी। जहांगीर साहब जी। आफ्ताब भाई मैं ये कह रहा हूँ कि रुबीना साहिबा को चाहिए कि कॉम्पिटेंट की बात ना करें। इनके कादिर पटेल साहब ने बड़ी तफसील से बताया कायम अली शाह के बारे में कि वो उन्हें यही नहीं पता होता था कि वो बिलावल हाउस में या वो उज़ैर बलोच के घर में बैठे हुए है। वो उज़ैर बलोच के घर में बैठे होते थे, बोलते थे मैं तो चीफ अगर मिनिस्टर कादिर हाउस में पटेल बैठा साहब ने हुआ ये बात कही है तो समझे ना? मैं तो इस ये चीज कादिर से पटेल ने agree बताया, नहीं मैं नहीं कह रहा। अच्छा दूसरा आपने दूसरा जिन्होंने ये भी कि की है, देखिए, लेकिन बार वो बार एक कॉम्पिटेंट सुराग थे, से कोई नहीं डसता। सीनियर वर्कर थे देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने सर्व किया है कितनी दफा भी पिछले दिनों मैंने सुन रहा था तारड़ साहब की पार्टी के रहनुमा बात कर रहे थे जो अल्फाज और जो जुमले वो पीपल्स पार्टी के बारे में कहते थे और पीपल्स पार्टी वाले जो जुमले और जो आफ्ताब भाई ये नून लीग के देखें बारे में कहती पता हैं। ये पॉइंट आप बोलेंगे ना तो अताब भाई को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद बता दूंगा कि शेख रशीद के बारे में इमरान खान साहब ने क्या कहा, परवेज इलाही साहब के बारे में क्या कहा, एमकेएम के बारे मतलब ये इट इज अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स सर। ड्रॉप इट। वो बिल्कुल आपकी सही बात Come है। forward, मैं sir, उसकी- मेरे सवाल पे मैं ये तो point उसकी पे बात ही answer- नहीं कर हाँ, forward रहा। पे देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि बात ये नहीं है अदनान भाई, बात ये नहीं है। बात ये है कि शेख रशीद के बारे में हम बात करते थे, लेकिन शेख रशीद आज हमारे साथ है। हाँ, अगर शेख रशीद भी ये कहे कि जी मैं जा रहा हूँ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तहरीक चलाने के लिए, जैसे अभी ये दोनों चला रहे हैं, तहरीक चलाने की बातें कर रहे हैं मौलाना फजल, पहले ये तो तय कर ले कि इनका इस तहरीक का अमीर कौन होगा। वो शहबाज शरीफ साहब होंगे, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे या बिलावल साहब होंगे। ये पहले आपस में तो तय कर लें कि इस तहरीक को कायद, इसकी लीडरशिप किसके हाथ में होगी आने वाले इलेक्शंस के अंदर। सर कौन इसको अपोजिशन लीड का करेगा, लीडर कौन अपोजिशन प्राइम लीडर मिनिस्टर होता का है आफ्ताब कैंडिडेट होगा। भाई। जिस तरह आप अपोजिशन में थे खुर्शीद से इसको वो ये मान ले, ये कहे ये बैठी है रुबीना साहिबा बैठी है, कहे कि जी हमारा लीडर शहबाज शरीफ है, ये मान ले। नहीं पार्टी लीडर तो ये मान ले कि उनका शहबाज बिलावल ही शरीफ होगा हमारा ना, सर। लीडर है। एक ब्रेक- हमारा लीडर हम और सर कैसे आगे मान आगे सकते भी हैं? कोई भी issues पे होकर वो एज इलेक्शन अपोजिशन भी साथ लीडर की लड़ेंगे। उधर ये प्रेजेंस इलेक्शन भी होनी है क्या, तो वही इलेक्शन भी करेंगे ना अलायंस उसको के लीड जरिए तो लड़ेंगे। ये भी पूछ लें इनसे। नहीं इलेक्शन भी आप अलायंस आपकी तरह अलायंस नहीं के है जरिए कि हम हर लड़ेंगे। किसी को अपना लीडर मान लें। हमने एक शहीद ब्रेक मोहतरम ले, भुट्टो नहीं, को हमारा एक लीडर ही माना, लीडर है उसके इमरान बाद खान, बिलावल भुट्टो एक को ही लीडर है माना। इमरान सर खान। ब्रेक पे चला गया हूं, कोई नहीं सुन रहा था। ब्रेक ले लो यार। अता तारड़ साहब जल्दी से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें क्योंकि मेरे पास सेकंड्स में टाइम रह चुका है सर आखिरी सेगमेंट में। हाँ भाई, मैं सिर्फ बात ये करना चाहता हूँ कि ये बीआरटी बनाए ना बनाए, ये कर्जे ले ना लें, ये बिजली बनाए ना बनाए, मगर खुदा का वास्ता है चीनी 85 रुपए है, आटे का 40 किलो का थैला जो 1400 रुपए में मिलना चाहिए 2200 रुपए में मिल रहा है। 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 1 करोड़ 20 लाख अफराद बेरोजगार हो गए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, मुफलिसी ने बुरा हाल कर दिया। खुदा का वास्ता है एक आम आदमी के सोचें, एक आम आदमी की जिंदगी का सोचें। हर चीज 2 साल में तबाह करके रख दी है। ये एक दिन और भी कंटिन्यू करते हैं, हर गुजरते दिन के साथ इनका नुकसान है। इन्होंने कुछ नहीं किया इस मुल्क के लिए, ना इनका कोई इरादा है। बिल्कुल सही। अता भाई बहुत शुक्रिया। मैं इशार आपकी जानिब आ रहा हूँ। एक है सरकारी टीवी जिसको पीटीवी कहते हैं, जो हमारी यादों में बसा है, हमारे जहनों में बसा है, जो हमारी तरबियत में बसा है सर, वो अरबों रुपए में चल रहा है सर। मतलब तमाम चैनल जो 100 से ऊपर हैं उनका बजट मिला लीजिए और सारे पीटीवी का मिला लीजिए पर मंथ का, तो पीटीवी उनके 70% बजट पे आ रहा होता है सर। वजह क्या है कि फिर भी पूरा नहीं हो पा रहा सर? एक तो बात ये कि जो हम पूरा पाकिस्तान पैसे दे रहा होता है ना 35 रुपये, वो पीटीवी को नहीं दे रहा होता, वो पीटीवी का हक ही नहीं है। वो तो टेलीग्राफिक एक्ट के तहत जो आप सेट रखते हैं ना, ये उसके पैसे हैं। अच्छा, फिर अगर ये पैसे रखते कौन सा रखते हैं? जो टीवी सेट रखते हैं आप, अच्छा, ये उसके 35 रुपए हैं, ये पीटीवी के नहीं है। पीटीवी को तो ग्रांट दी जा रही है हुकूमत की तरफ से। अच्छा, अब ग्रांट जब दी सारे पैसे पीटीवी के पास नहीं जाते, आप नहीं जा रहे हैं, जो नहीं जाने चाहिए, ये सारे ग्रांट के नाम पे पीटीवी को दे देते हैं। भाई ग्रांट तो जब आप किसी को दे रहे होते हैं उसका एक तरीकेकार होता है। आप ग्रांट देते हैं, उसका खर्चा पूछते हैं, एक कमेटी बनी होती है, एक वजारत ख़जाना की, फिर वजारत इतलात की। ये तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। देखें, ये साबित हुआ कि 2 लोग ना, खान साहब उनके पीछे पूरी तरह खड़े, एक बुज़दार साहब हैं और एक अरशद खान साहब हैं। अरशद खान साहब पे 2 विफाकी वज़रा जो हैं कुर्बान हो चुके हैं अब तक।
मुशीर अलहदा से हो चुके हैं। अच्छा, फिर वजह बात क्या है, इतने खास इतने स्पेशल क्यों हैं? मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आप पीआईए के तो तैयारों को और उनके पायलटों के तो जालियों को तो पकड़ रहे हैं आप। जब फवाद चौधरी ने ये कहा कि पीटीवी के अंदर जो जाली डिग्री होल्डर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो उसको निकाल के बाहर कर दिया, और फिर उसके बाद फिरदौस आशिकवान रोती हुई चली गई। मुझे नहीं आज तक समझ आ रही कि पीटीवी ऐसी उसमें कौन सी, अगर आपने ग्रांट ही देनी है तो फिर आप सर क्यों देनी है? 110 चैनल चल रहे हैं 38 अरब रुपए में, अकेला पीटीवी कहता है मुझे 22 अरब दो। मैं ये कह रहा, आप सुनो ना, अगर आपने ग्रांट देनी है तो आप शालीमार नेटवर्क को भी दें, वो सरकारी इदारा नहीं है। आप एपीपी को भी दें, वो भी सरकारी इदारा नहीं है, वहां पे भी तो लोगों के मसाइल हैं, वहां भी तो लोगों को मुश्किलात का सामना है। आप पीटीवी पे नवाजिशें किए जा रहे हैं, और आउटपुट क्या है? आपने पिछले 30 सालों में एक ड्रामा अर्तुगरल के नाम पे लेके आए, कितने शर्म की बात है यार। हमारे पास 22 स्टूडियो हैं इतने बड़े, जो आप सोच ही नहीं सकते। वो प्रोड्यूसर किस चीज के पैसे ले रहे हैं, वो कंटेंट वाले किस चीज के पैसे ले रहे हैं, जो वहां पे आपने मार्केटिंग के लोग रखे हुए हैं वो किस लिए ले रहे हैं। और फिर एक चीज और, आपके पास अब वक्त खत्म हो रहा है, देखें कश्मीरियों ने जो वहां जुल्म हुआ, पूरी दुनिया ने उसको कहा कि बहुत जुल्म हो रहा है, वहां हमारी बहनों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, हम खून की होली खेली जा रही है, जेनोसाइड हो रहा है। हमारे फौजी जो हैं, हमारे पाक बहादुर फौजी जो हैं, वो जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं इस वक्त वतन की हिफाजत के लिए, इसलिए दे रहे हैं कि वहाँ पीटीवी में बैठे हुए कुछ बिगड़े हुए दिमाग के लोग मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखा दें। कहाँ गया हमारा नैरेटिव जी, कौमी में नैरेटिव? क्या किया आपने उसके उन लोगों के खिलाफ? इसलिए कि वो सारे चिट्टी चमड़ियों वाले और बाहर के। फिर आप कह रहे हैं कि जी तो पीटीवी कंट्रोल में नहीं है, सरकारी टीवी इमरान खान साहब कंट्रोल में नहीं है। नहीं, मैं नहीं ये नहीं कह रहा कि खान साहब के नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब को चीट किया जा रहा है, वजीर आजम साहब को चीट किया जा रहा है। उन्हें ये बताया जा रहा है कि पीटीवी बड़ा काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है। रुबीना कायम खानी साहबा, पीआईए का बेहतर करना था लेकिन बचा खुचा बेड़ा गर्क, सरकारी टीवी का बेड़ा गर्क, सरकारी इदारों का बेड़ा गर्क, रेलवे खसारे में, गवर्नमेंट डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही? आपके दौर में भी यही सब कुछ था, मतलब आपके दौर में इदारे बेहतर नहीं थे, इसी तरह थे? नहीं, आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि हमारे दौर में जो है इदारे बेहतर नहीं थे। हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी, और बावजूद इसके कि एक लंबी डिक्टेटरशिप के बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है, और नून लीग को याद होगा कि वो क्विट कर जाती है खाली ख़जानों का कह के। हमने वो चैलेंज कबूल किया, हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम दिए, हमने अदालतों को जो है वो बहाल किया, हमने सवात ऑपरेशन किया, हमने जो है वो लोगों को, गरीब इदारों की बात हो रही है, इदारों की बात, स्टील मिल, पीटीवी, पीआईए, रेलवे, इदारों की बात जी। हमने बिल्कुल हमने उनको, इन इदारों को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, और वो उस जमाने में बेहतर थे। लेकिन अभी पीटीआई का तो आप हाल देखें कि इनके जो मिनिस्टर साहब हैं वो सुबह